हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज चलती है बच्चे हमारी। और लास्ट टाइम हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा, अरोमेटिसिटी। अरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, उसके बारे में बड़ा क्या कंडीशंस हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सीखा। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है एंटी अरोमेटिक एंड नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंटी अरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, और नॉन अरोमेटिकली कंडीशंस पढ़ेंगे। साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिएगा, तो पहली बात, एंटी अरोमेटिक आज का टॉपिक है। एंटी अरोमेटिक पढ़ते हैं पहले, फिर नॉन अरोमेटिक। एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कहा गया वो कंपाउंड्स, पहली जो कंडीशंस हैं, जो हमारी पहले वाली कंडीशन थी अरोमेटिक कंपाउंड्स लिए, जो फर्स्ट थ्री कंडीशंस वो सेम है। साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल, रिंग प्लेनर होनी चाहिए, थर्ड कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए थ्रू आउट द रिंग। फोर्थ कंडीशन जो वहां पे हक्कर रूल था, 4n+2 डी लोकलाइज बाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे, 4n होंगे। बस ये फर्क है आपका। ठीक है बच्चे। तो पहली कंडीशन ये कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, मतलब रिंग सिस्टम होना चाहिए। सेकंड, जो वो रिंग है वो प्लेनर होनी चाहिए, रिंग मस्ट बी प्लेनर। समझ में आ गई जी। थर्ड, आपकी जो कॉन्जुकेशन है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए थ्रू आउट द रिंग। ये सेम कंडीशन होती है जो अरोमेटिक कंपाउंड की थी, जो फर्स्ट थ्री हैं वो सेम है। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुकेशन कॉन्जुकेशन थ्रू आउट द रिंग, थ्रू आउट द रिंग। ये थ्रू आउट मैंने शॉर्टकट दिया है, थ्रू आउट द रिंग। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल के साथ समझाया था ये। फोर्थ, यहाँ पे हक्कल रूल नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 4n। वहां पे कितनी थी अरोमेटिक में, 4n+2 था, यहाँ पे सिर्फ 4n होनी चाहिए। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी 4n। ध्यान रखेंगे कितने होने चाहिए, 4n। 4n पाई डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू सॉन। वहां पे हक्कर रूल में एन की जीरो भी हो सकती थी, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, याद रखिएगा। चले आगे, एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। मान लीजिएगा मेरे पास एग्जाम्पल है एक, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक है जी, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, साइक्लिक है सिस्टम। रिंग मस्ट बी प्लेनर, ये प्लेनर है जी रिंग। ये आपके कौन से sp2 सबको पता है sp2 कार्बन कैसी होती है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं हम। उसके बाद कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, कल मैं लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको कि हाँ देखो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर ये मूव करते हैं इस तरफ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग, पूरी रिंग के ऊपर कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। क्या ये फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर एन को पुट करें 1, एन को पुट करें 1 तो आंसर आ रहा है 4। बिल्कुल सही है जी। तो ये क्या है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी अरोमेटिक है। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है मेरे पास, लेट्स से यहाँ पे हम ऑक्सीजन रख लेते हैं ऐसे, लाइक दिस। ये है इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये 7 मेंबर रिंग है जी। में
लास्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा था। है ना, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली कंडीशन साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? हाँ जी प्लेनर है, दिख रहा है हमें। उसके बाद ये चेक कीजिए क्या कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, तो देख लेते हैं। जो लोन पेयर हैं आपके ऑक्सीजन के ऊपर, दे विल मूव टुवर्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने मूवमेंट कैसे होती है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये यहाँ आगे बढ़ेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट, ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो घूम फिर के वहीं पे आगे ना, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है क्योंकि घूम फिर के वहीं पे आ चुके हैं सेम एटम। तो बात थर्ड कंडीशन फुलफिल होगी। फिर फोर्थ, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखेगा 1 2, मैंने गिनेस कहा है पाई इलेक्ट्रॉन यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिखाया था मैंने ये बात कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर काउंट किया जाता है, आप दो के दो लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ की डीलोकलाइज, डीलोकलाइज का मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, दूसरे होते हैं लोकलाइज्ड, जो रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। बात सिंपल समझ में आ रही होगी। तो कितने हो चुके हैं 8। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, या सर पाई इलेक्ट्रॉन को सिग्मा मत बोल देना, दिमाग को ओपन रखना, पाई इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, वो भी डीलोकलाइज्ड। कितने हैं 8। तो पता ये क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है जी, हाँ जी एन को 2 पुट कर दो, आंसर 8 आ जाएगा। तो एन 2 पुट कर दिया जी, हाँ जी, तो एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्लैरिटी है मेरे ख्याल से, नोट कर दीजिए साथ साथ में मेरे बच्चों। एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब समझाया था मैंने आपको, कार्बन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, समय लोन पेयर बन जाता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब समझाया था मैंने आपको बहुत बार कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है कार्बन के ऊपर। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, एक एच भी है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो ये 3 बॉन्ड बना लिए। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एज इट पड़ा इसके पास, पेयर्ड नहीं है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कार्बन के अंदर क्या करती है, किसी और से इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा ले लेती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर, याद रखिएगा। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली, ठीक है, तो समझा दिया। अब यहाँ पे चेक करो, क्या साइक्लिक है? हाँ जी साइक्लिक है। प्लेनर है रिंग, बिल्कुल प्लेनर है जी, प्लेनर है रिंग आपकी। उसके बाद ये बताओ, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है या नहीं है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है? देखो जरा, अगर ये लोन पेयर यहाँ जाते हैं तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम जाएंगे, बिल्कुल आपकी कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और डी टू प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड आपकी रेजोनेंस में, उन्हीं को डीलोकलाइज कहेंगे आप। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। अगेन जब n1 होगा तो ये आपका एंटी एरोमेटिक कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। डन, चलो आगे इसको नोट कर लो, मैं मुझे पॉज कर लेना और नोट कर लेना जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए हैं अभी। मैं आगे चलता, मैं रफ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक होता है नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक पढ़ लिया, एंटी एरोमेटिक पढ़ लिया, एक आता है नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्या होता है, यहाँ सुनना, वो कोई भी कंपाउंड जो ना ही एंटी एरोमेटिक होगा और ना ही एरोमेटिक होता, तो वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। कहने का मतलब सिंपल, ना वो कंडीशन, मतलब मान लो कि जो आपके एरोमेटिक की कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं हुई, कोई भी एक, एनीवन, चार में से कोई भी एक भी फुलफिल नहीं हुई,
और आपके साथ में वो भी देख रहे हैं कि हाँ जो ये एंटी अरोमेटिक वाले हैं, इनकी भी फुलफिल नहीं है कोई भी एक कंडीशन, वेदर अरोमेटिक से ले लीजिए या एंटी अरोमेटिक से ले लीजिएगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन अरोमेटिक कहलाते हैं वो कंपाउंड। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा कंपाउंड इज सेड टू बी, यहीं पे अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल इज सेड टू बी नॉन अरोमेटिक। ध्यान दीजिए नॉन अरोमेटिक, अरोमेटिक when it lacks, when it lacks, ठीक है जी, वन और मोर, वन और मोर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ अरोमेटिक और एंटी अरोमेटिक। ठीक है जी, कहने का मतलब सिंपल है कि नॉन अरोमेटिक कंपाउंड तब होगा अगर वो आपकी कोई भी एक या दो से, मतलब एक कंडीशन या उससे ज़्यादा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा। कौन सी चीज़, या तो वो अरोमेटिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा या एंटी अरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा, नॉन अरोमेटिक होगा। आप सिंपल भी बोल सकते हैं इसके बारे में कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आप चेक करेंगे अरोमेटिक के लिए पहले, फिर एंटी अरोमेटिक के लिए, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है वो तो क्या होगा, वो नॉन अरोमेटिक। वैसे भी मैंने आपको बताया शॉर्टकट सीधा है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई अरोमेटिक की या नॉन अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक की, तो वो नॉन अरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत क्लैरिटी होगी। ये लीजिए एग्जांपल, देखिएगा जरा, एग्जांपल लेते हैं हम, ये ले लेते हैं, ये शॉर्टकट भी आपको सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का, तो अगर मैं कहूँ पहली कंडीशन, देखो तीन कंडीशन, जो फर्स्ट थ्री कंडीशंस हैं वो सेम है अरोमेटिक के लिए और एंटी अरोमेटिक के लिए। साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है, दिखा साइक्लिक है, क्लोज चेन है, क्या प्लेनर है, आप कहीं से प्लेनर नहीं हो सकता है क्योंकि ये sp3 कार्बन होगी, दिस इज sp3 कार्बन। ठीक है जी, याद रखिएगा कभी भी sp3, ये इसका शॉर्टकट है आपका। अगर sp3 कार्बन आपको दिख जाए कहीं रिंग में, तो वो रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉन प्लेनर, तो बात ही खत्म होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो वैसे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे वो क्या होगा, वो होगा आपका नॉन अरोमेटिक। याद रखिएगा, तो क्या बन गया, नॉन अरोमेटिक। ठीक है, पहली कंडीशन आपको सिंपल जानी चाहिए, याद रखेंगे जो आपने ढूंढना है। कहीं कोई sp3 कार्बन तो नहीं है रिंग में, तो sp3 कार्बन है तो हमें पता है टेट्राहेड्रल शेप होती है sp3 कार्बन की, तो टेट्राहेड्रल होगी तो आपका जो H होगा वो सेम प्लेन में नहीं होगा रिंग के, तो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। पता नहीं आपको, sp3 कार्बन इज अ टेट्राहेड्रल इन शेप, तो जो वो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपके एटम होंगे, वो आप क्या नहीं होंगे, वो सेम प्लेन में नहीं हो सकते। यहाँ पे पास दो एच होंगे ना मेरे बच्चे, दो एच होंगे तो टेट्राहेड्रल शेप बन रही है, एक बॉन्ड इस तरफ एक बॉन्ड इस तरफ, तो ये बॉन्ड ऐसे बनेंगे ना, आपने 3D में देखा होगा, ये बॉन्ड बैकवर्ड जाएगा ऐसे और ये बॉन्ड आपके बिल्कुल सामने आएगा। तो ये जो एच है आपका क्या है, ये सेम प्लेन में नहीं है आपके, दे आर नॉट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, सो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। तो इसका शॉर्टकट मारने अगर क्या, sp3 कार्बन अगर आपके रिंग में है वो नॉन अरोमेटिक हो जाएगा सीधा। ठीक है, मैं समझा दिया कैसे होगा, लॉजिक आपके सामने है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्या ये अरोमेटिक है या नॉन अरोमेटिक है, एंटी अरोमेटिक। देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई, साइक्लिक नहीं हो रहा है, ये तो ओपन चेन है, ओपन चेन, ये क्लोज चेन नहीं है, रिंग सिस्टम नहीं है, तो नॉन अरोमेटिक। कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल ना करे वो नॉन अरोमेटिक हो जाता है। आप इसमें एक बात और भी हो सकते हैं, इसमें एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो कौन सी है,
वो थर्ड कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है थ्रू आउट द रिंग। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन क्यों नहीं है? मान लो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है, आप रेजोनेंस करके देखते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, उसके बाद क्या है, दोबारा वापस तो नहीं आ रहे ना, वहां पे रुक चुकी है, मतलब कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है थ्रू आउट द रिंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। दो कंडीशन है यहाँ पे जो ये फुलफिल नहीं कर रहा। पहले तो ये नॉन प्लेनर हो गया, दूसरा मैंने आपको बता दिया साथ में ही, एंड क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब या बोल दो नॉट नॉट अ कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है आपकी। डन, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास है ये, अब से देखिएगा यहाँ पे आपको देखा कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आपको वैसे याद होगा, थोड़ी देर पहले ये कार्बन ने 3 तो बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐसे ऐसे वैसे का वैसा रहेगा, तो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। चार्ज तब आएगा जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे, वैसे हमको बता दें इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है जी। फ्री रेडिकल में रेजोनेंस मैंने आपको सिखाई है, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं कैसे की जाती है। क्या साइक्लिक है? हाँ जी, क्लोज सिस्टम है, साइक्लिक है। प्लेनर है? हाँ जी प्लेनर है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन थ्रू आउट, क्या कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस हो सकती है? आप खुद सोच के बताओ, देखो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है इसमें, बताओ जल्दी से। क्या कहते हो? देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कैसे, कईयों को अगर यहाँ पे पहली बार आया है, लेकिन जो पहली बार आए बच्चे वो जरूर मेरे प्रीवियस टेक्स्ट को जरूर देखें एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है सिंगल वो यहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन गया। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है अब कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है जी यहाँ पे। कैसे आप कहेंगे सर, जब ये यहाँ पे आया तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सपोज कीजिए, तो मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है। अगर मैं इसको आगे मान लो यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे, और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये आगे भाग जाएगा आपका, ठीक है। तो वहीं पे कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, मतलब थ्रू आउट द रिंग कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। पहले 3 कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, ठीक है। डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिख रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये 5, क्योंकि ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितनों के 5। क्या ये 4n+2 को सेटिस्फाई करता है, 4n+2 हक का रूल नहीं करता। क्या 4n को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता। कभी आंसर 5 आ ही सकता, आप n को जो मुझे पुट कर लो, अगर इंटीजर पुट करके देखें तो ऑब्वियसली है इट्स अ नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। डन, क्लैरिटी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, और फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस साथ साथ में नोट करते जाइएगा मेरे बच्चे। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है ये, बताओ अरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। सीधा दिख रहा है जी, sp3 कार्बन है वहां पे, ये sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन है तो हम सीधा कहेंगे नॉन प्लेनर है, और आपकी कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक, सीधा ही नॉन एरोमेटिक बन गया। डन है, सीधा शॉर्टकट मारने से काम हो गया, पहले देखना अगर sp3 कार्बन है या नहीं है आपकी। डन, फिर नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए ये है आपके पास, ये वाला एग्जांपल है,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। साइक्लिक है, हाँ जी है। प्लेनर है, हाँ जी है। फिर और बताओ, प्लेनर के बाद क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, बिल्कुल है जी कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन। अगर ये लोन पेयर यहाँ जाते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे भागते हैं। जो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है वो थ्रू आउट द रिंग है। थ्रू आउट द रिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी रिंग पे होनी चाहिए जी। डन, कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। आपकी लास्ट डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। तो बताओ क्या 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है कि 4n हो रहा है? दिखाई दे रहा है कि 4n+2 हो रहा है। अगर n को 1 पुट कर दे जाए तो ये अरोमेटिक है। अगर n को 1 पुट कर दें तो ये अरोमेटिक है। हक्कल रूल फॉलो हो चुका है। ये हक्कल रूल फॉलो हो रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है जी, ठीक है, अरोमेटिक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ले लेते हैं जरूर। मैंने आपको एक बात और बताई थी, इनका आईपीसी नेम भी आपको पता होना चाहिए। इनका आईपीसी नेम भी पता होना चाहिए, जिसका इसका क्या था? साइक्लोपेंटा, पेंटा डाइइन अनायन, याद है ना? इसका क्या होगा? साइक्लो पेंटा डाइइन ओनली, क्योंकि ये कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है तो अनायन पीछे लग गया। आपको नामकरण करना भी है, जो मैंने आईपीसी नेम सिखाई है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लेनर है, हाँ जी है। साइक्लिक है, साइक्लिक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है क्या? कहा गया, बिल्कुल देख लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ बढ़ते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे ये जाएगा, तो यहाँ से ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ जाएगा, है ना? तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। 3 कंडीशन फुलफिल हो गई है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए जी? 4। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? 4n+2 वाली या 4n वाली? 4n वाली हो रही है। अगर n को 1 पुट कर दिया जाए, अगर n को 1 पुट कर दिया जाए तो 4n वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो कौन है ये? एंटी एरोमेटिक। कौन है? एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, नोट करते जाएं साथ साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए ये ग्रुप होगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, दिस वन। बताओ, पहले खुद बताओ, वीडियो को पॉज करके बताना पहले खुद आंसर, मैं कर देता हूँ बाद में। ठीक है। साइक्लिक है, हाँ जी है। प्लेनर है, बिल्कुल है। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, नहीं है, बिल्कुल है जी। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजते हैं तो ये यहाँ पे आते हैं। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन बिल्कुल है। 3 कंडीशन फुलफिल होगी। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2। तो डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? ये कोई भी नहीं हो रही। ध्यान से देखो, हो रही है एक। क्या 4n+2 वाली हो रही है? मैंने कहा था वहां पे n को 0 पुट किया जा सकता है, n को 0 पुट किया जा सकता है 4n+2 में। तो ये अरोमेटिक वाली कंडीशन है, ये अरोमेटिक है। समझ आ गया? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब इसका ही एक, इसका नाम क्या था? साइक्लो कितने? प्रोपेन, है ना? प्रोप कहेंगे, प्रोपेन क्यों कहेंगे? साइक्लोप्रोप 3 है ना ये कार्बन, प्रोप। फिर क्या है? इन, साइक्लोप्रोप इन कटायन, इन कटायन। बताया मैंने आपको कैसे नामकरण किया जाता है। अगर मान लो ये एग्जाम्पल होता, ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, बताओ
तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन लोन पेयर किस तरफ भागते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ भागते हैं, तो लोन पेयर यहाँ आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तीन कंडीशन फुलफिल होगी। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। डी लोकलाइज पाई, डी लोकलाइज याद है, डी लोकलाइज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने डी लोकलाइज कहा है, लोकलाइज नहीं। डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन उनको कहा जाता है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है जी। डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। कि क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, 4n+2 वाली या 4n वाली, कौन सी हो रही है जी, 4n वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर n को 1 पुट किया जाए तो ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें साथ साथ में बच्चे, मैं रफ करने जा रहा हूँ, पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम सीधा लें आपकी बात ये लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल लेते हैं सीधा ही, इसके बार बार एक बार यहाँ पे फ्री रेडिकल रख लेते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ऑड पाई ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और एक रख लेते हैं सिंपल वाला। देखो इसमें तो सीधा ही चल रहा है, वो देखो कार्बन कौन सी कार्बन है, वो sp3, ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है, क्योंकि 4 के 4 बॉन्ड बनाए इसने अपने, 2 H2 भी है इसके पास, तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, सीधा ही नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक क्यों, क्योंकि sp3 कार्बन की वजह से ये नॉन प्लेनर है, और जो आपकी कॉन्जुगेशन है वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। इस पे आओ, साइक्लिक है, प्लेनर है, जो आपकी कॉन्जुगेशन है वो कॉन्टिन्यूस होगी, बिल्कुल मैंने आपको सिखाया था, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे भागता है, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जी, यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आगे चला जाएगा, ठीक है जी, मतलब दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल गो हेयर, है ना, समझ में आ रहा है। तो जो आपकी कॉन्टिन्यूटी है वो तो बन रही है, आप देख सकते हैं, बनाकर भी देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। अब बात ये है, आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन जी, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हैं, सिर्फ कितने हैं, 3। तो पहली 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे, जो फोर्थ वाली है डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, वो कितने आ रहे हैं, 3। तो हमें पता है 4n की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती, और ना ही 4n+2 की हो सकती है कभी, तो इट इज अगेन नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन रख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन रख लेते हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ पे लो, इस पर एच रखना पड़ेगा हमें ना, डबल बॉन्ड तो नहीं कर सकते, इसका क्या करें, इसमें हम अगर लोन पे रखें तो ये एच बन जाएगा, दैट इज तो इसको डबल बॉन्ड करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड करते हैं, 3 बना लिया इसने, तो इसके पास लोन पे एक रह जाएगा। मुझे बताओ अब क्या होगा, क्या ये अरोमेटिक होगा, नॉन अरोमेटिक, पहले कंडीशन साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, हाँ जी है, सबके सब एटम एक ही प्लेन में है। उसके बाद ये बताओ कि कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, कहा गया देखना पड़ेगा उसके लिए। मान लो ये जो लोन पेयर है ऑप्शन के ऊपर, ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेंगे, पहले ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा यहाँ पे, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है थ्रू आउट द रिंग, थ्रू आउट द रिंग, या थ्रू आउट द रिंग होनी चाहिए, बीच में कहीं ब्रेक नहीं चाहिए हमें, थ्रू आउट द रिंग आपकी कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, कहा गया डीलोकलाइज्ड कौन से गिनेंगे, जो सिर्फ आपके रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 1 2, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन उनमें से
सिर्फ कोई एक लोन पेयर होगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कॉन्जुकेशन में हिस्सा लेगा। तो एक लोन पेयर को गिनना है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हो गए। 4n+2 की 6 आ सकती है, हाँ जी, अगर n को 1 रखें तो ये क्या कौन है? इट इज एरोमेटिक। देखो जी बनाने को, जेड वास बनाने को क्वेश्चन अलग तरीके से बना सकती है। ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, याद रखिएगा। ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। पाई क्या बोले? लोन पेयर बोल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से बोलते हैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर है ऑन नाइट्रोजन एटम, तो इसको आप डी लोकलाइज में नहीं गिनेंगे क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेजोनेंस में। समझ आ गई? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है वहां पे एग्जाम में। आपको अपना दिमाग ओपन रखना है हमेशा, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक एंगल से मॉलिक्यूल को देखना है, ठीक है? मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, पहले भी क्वेश्चन बहुत किए इसके ऊपर हमने, ठीक है? तो जो चीज़ें बताई हैं उनको नोट रखिएगा साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल लेते हैं एक और, मुझे बताइएगा इसके बारे में। ये क्या है कंपाउंड, बताइएगा। दिख रहा है हमें? sp3 कार्बन आ चुकी है जी, यहाँ पे sp3 कार्बन आ चुकी है, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक हो गया, क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन आने की वजह से ये क्या हो गया? नॉन प्लेनर हो गया, और जो कॉन्जुकेशन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी आपकी, ठीक है जी? तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ये याद रखिएगा, आप डायरेक्टली याद रख पाएंगे बच्चे इनको, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए ये ऐसा कंपाउंड है आपके पास कोई, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइक दिस, डबल बॉन्ड यहाँ पे मैं करता हूँ, 2 एच लेता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑब्वियसली है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो लोन पे होता है वो फुली डोनेट होता है ना? तो बताओ ये कंपाउंड कैसे? अगेन ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चे, इसकी हाई प्रीडाइजेशन पता करो, इट इज sp3, इट इज sp3। तो अगेन sp3 देख लिया, तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। sp3 होने की वजह से नॉन प्लेनर हो जाते हैं, क्योंकि जो H है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, रिंग के आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। समझ आ गई बात? चलो वेरी गुड। अब इसका ही एक नमूना और लेते हैं। मान लीजिएगा ये आपका जो एग्जाम्पल है सामने, देखो रट्टाफिकेशन नहीं मारनी कभी, आपने सिर्फ लॉजिकल ही आंसर करना है। जो मैंने कंडीशन बताई है उनको सीख लो बस। मैं कैसे लो आपका जो लॉजिक है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं मारा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है? मान लो ऐसा है कुछ है, ये लो, ना मैंने रट्टा मारा है, ना मैं आपको कोई मारने दूंगा रट्टा, ये लो, ठीक है? अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने, अब ये sp3 नहीं रह जाएगी कार्बन, क्योंकि पता है सब ये कार्बोकैटायन हो गया ना, कार्बन sp। ये आपको सिखाया है ना, आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर था ना मेरा ऑर्गेनिक में, मैंने आपको दिखाया हाई ब्रीडाइजेशन निकालना सिखाया हुआ है मैंने सबको। ये कार्बन कैसी बनी होगी? ये बॉन्ड ऐसे हैं, इस कार्बन को दिखा रहा हूँ, जूम आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। उसमें एक H, इसके पास H रहा होगा, जो फोर्थ बॉन्ड है वो बना नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन चुरा लिया किसी ने, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया ना, है ना? ऐसे दिख रहा है आपको? किसी को कोई डाउट ना हो उसके लिए बता दिया, ये एक ही प्लेन में है सब कुछ। ये sp2 है, क्यों? s p p sp2, जबकि वो sp3 था, क्योंकि उसके साथ क्या था? 2 H थे ना यहाँ पे, s p p p sp3।
सिखाया मैं ये शॉर्टकट सबको, है ना, तो याद रखेंगे। चलो जी, तो ये कैसा हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है नहीं है, कहा गया वो चेक करना पड़ेगा। आप जरा चेक करके तो बताओ मुझे कि कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, खुद चेक करो एक बार। अगर हमें पता है कि जो आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, किसकी तरफ भागता है, पॉजिटिव चार्ज की, और जो लोन पेयर होता है वो किसकी तरफ भागते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो अगर लोन पेयर को यहाँ से यहाँ उठाया जाए तो ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल गो टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अब यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन आगे उठ सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही हुआ फिर। तो फिर क्या कहेंगे आप, तो जो मेरी फर्स्ट थ्री कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2, मतलब दोनों लोन पेयर को नहीं गिनना है, मैं पहले बता दिया, किसी एक लोन पेयर को गिनना है, 1 2 3 4 5 6। तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। और हमें पता है 4n+2 का आंसर आ सकता है, जैसे 6 अगर n को 1 पुट किया जाए तो अगर n 1 रखा जाए तो 4n+2 को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। तो ये कौन है, अरोमेटिक है, ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है। डन। एक आपके लिए एग्जांपल खुद करेंगे, मुझे इसके बारे में बताइएगा जरा। मुझे इसके बारे में बताने आपने, ये आपके लिए होमवर्क है जी, मुझे इसके बारे में बताइए, ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका अरोमेटिक है, नॉन अरोमेटिक है या एंटी अरोमेटिक है, ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए साथ साथ में, पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है आपके पास ऐसा, ये एग्जांपल है, कहा जाएगा ये बताओ जी ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये अरोमेटिक है, नॉन अरोमेटिक है कि एंटी अरोमेटिक है। तो कैसे बताएंगे, मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ अलग है। देखो इसमें दोनों जो रिंग है वो साइक्लिक है, तो याद रखना कभी भी अगर आपके पास दो अलग से रिंग आ जाए, दे आर नॉट मर्ज्ड, ये मर्ज रिंग नहीं है, जैसे आपकी नेप्थलीन या एंथ्रासीन थी वहां पे तो मर्ज थी रिंग, यहाँ पे क्या है, द टू रिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दिखाया गया, मतलब बॉन्ड है उनके बीच में कोई। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहली कंडीशन आपने दिमाग में ये होनी चाहिए कि इसको अरोमेटिक बनाना या एंटी अरोमेटिक है, वो चेक कैसे करेंगे, आपको दोनों रिंग को चेक करना है, ये रिंग भी अलग से चेक करनी है, इस पर भी सब रूल अप्लाई करने हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई करने हैं। यहाँ पे ध्यान रखेगा डबल बॉन्ड बीच में है, इसको पहले खत्म कीजिए, सिंगल बॉन्ड कीजिएगा इसको पहले, ये याद रखें हमेशा। सिंगल बॉन्ड कैसे रेजोनेंस करवानी पड़ेगी, ये लोन पेयर इसकी तरफ भागेंगे तो लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ही आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो देखिएगा आप, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये आ गया, है ना, लाइक दिस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इसने अपने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, दिस वन,
तो पहले हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड ना हो जब वो कनेक्टेड हो रही है, वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रखना है। अब दोनों को अलग से चेक करना है क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ये जो रिंग है साइक्लिक है, प्लेनर है, दिख रहा है प्लेनर है जी, सब मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है। क्या आपकी डीलोकलाइजेशन है थ्रू आउट द रिंग? हाँ जी है, थ्रू आउट द रिंग। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो ये यहाँ जाते हैं, तो ये आगे घूम कर आते हैं, तो डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग है। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। जो पहली वाली रिंग है इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डीलोकलाइज का मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन है जी? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। किसकी वैल्यू है? 4n+2 की वैल्यू है। अगर आप n को 1 पुट कर दें तो ये एरोमेटिक हो गया। जो ये रिंग है पहली वाली एरोमेटिक होगी, इसको चेक करो। अब साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस है। नेगेटिव चार्ज किससे जोड़ता है? पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन आ चुकी है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए मेरे बच्चे। अगेन कौन सा? हक का रूल फॉलो हुआ है, तो एरोमेटिक है ये। तो अब क्या हुआ? दोनों रिंग एरोमेटिक हो चुके हैं, तो इसका मतलब जो ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है। दोबारा बोलता हूँ, अगर दोनों रिंग कैसे हो जाती हैं? एरोमेटिक, देन दैट इज क्या होगा? वो एज अ होल एरोमेटिक ही होगा वो कंपाउंड। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इसको नोट कर ले मेरे बच्चों जल्दी से। चलो जो आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं एनोलिन्स। एनोलिन्स, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपकी एक और। एनोलिन्स क्या होती है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। तो कहा गया एनोलिन्स आपकी हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें क्या होता है? दे कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो कहा गया कि बेंजीन में भी होता है, तो कहा गया बेंजीन की बात नहीं कर रहे, वहां पे 6 कार्बन है। आपकी कार्बन ज़्यादा होने 6 से, ठीक है जी, 8 कार्बन हो, 9 हो, 10 हो, ऐसा चले तो साइक्लिक सिस्टम होगा, मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगी, बट कंटेन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? एनोलिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोलिन्स। तो याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स containing alternate single and double bonds, ठीक है जी। हाइड्रो, ये कौन सी हाइड्रोकार्बन? साइक्लिक होंगी बच्चे, ऐसे नहीं, ठीक है। ये बात रखेंगे, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एनोलिन्स। एनोलिन्स दोबारा बोलता हूँ, साइक्लिक होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आपको दिखा देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बनाकर दिखा दूँ उसका एग्जाम्पल पहला। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा बनाए, देखो ऐसे बनाते हैं इसको, और घर सा टाइप बनाते हैं। पहले ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सिमेट्रिकल रखेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। ये हो गया। यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का है मैंने, तो यहाँ पे मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये आपकी एनोडीन हो गई। कितने कार्बन है टोटल, गिनना कितने हैं, मेरे ख्याल से 14 है। तो उसको ऐसे लिखा जाता है बच्चे, नाम इनके कैसे लिखे जाता है, 14 एनोडीन, 14 एनोडीन, सिंपल। मतलब 14 का मतलब है 14 कार्बन प्रेजेंट है। डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, ये बात याद रखना। कहा गया इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये आपकी जो रिंग है ये अरोमेटिक है, नॉन अरोमेटिक है, एंटी अरोमेटिक है। कार्बन लगे हैं सबके सब, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, ये याद रखना, प्लेनर है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, ऑब्वियसली है। अगर आपके डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हैं जैसे बेंजीन में होते, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन आपकी थ्रू आउट द रिंग होगी, वो भी कॉन्टिन्यूस होगी। तो पहले 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, गिनो। वन कितने डबल बॉन्ड आ गए, डबल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं टोटल, 16 है क्या। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, गिनो जरा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जल्दी बताओ, गलती मत करना, पहले बोल रहा हूँ। ये भी चेक करना मैं कहीं गलती ना की हो डबल बॉन्ड लगाने में, ठीक है, कहीं कोई डबल बॉन्ड लगाने में कोई गलती ना की हो मैंने। इसमें 14 कार्बन, सॉरी 14 कार्बन नहीं है, सॉरी मेरी तरफ से गलती है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना था बच्चे, मैंने, माफ़ कीजिएगा, गलती मेरी है बच्चे, 2 मिनट रुकेगा, गलती मेरी है। इसको कुछ ऐसा बनाना था थोड़ा सा, मैं ज़्यादा इस मटेरियल बना दिया। जो ये 14 एनोडीन है वो ऐसे कुछ दिखती है, सिंपल लाइक लाइक दिस, डन, ऐसे दिखाई देती है। अब ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अब ठीक है। और कार्बन कितने 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टू द 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड, क्योंकि हमें पता चल रहा है इसमें जो कॉन्जुगेशन है वो क्वांटिटीज दिखाई दे रही है ना, समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 4n+2 को कभी सेटिस्फाई करता है, देखो जरा, क्या 4n+2 का आंसर 14 आ सकता है, कहा गया बिल्कुल आ सकता है अगर आप n को 3 रखें। तो ये अरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्या हो गया, अरोमेटिक, याद रखिएगा 14 एरोडीन इज अरोमेटिक, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए कि बार एग्जांपल है, मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ कि बार लाइक दिस, देखते हैं ये होगी कि नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे, ये लीजिएगा, एक सब ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब ठीक है, कितने कार्बन है इसमें, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये है 12 एनोडीन, यही कहेंगे आप इसको। साइक्लिक है, दिख रही है जी, प्लेनर है। कॉन्जुकेशन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट द रिंग। और लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डबल बॉन्ड गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 was 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हुए डी लोकलाइज्ड। तो क्या 4n+2 का आंसर कभी 12 आ सकता है, कहा गया नहीं आ सकता, तो किसका आएगा, 4n का। 4n का आ सकता है अगर n को 3 रखा जाए, तो ये कौन सी होगी जी, इट इज एंटी एरोमेटिक, एंटी
अरोमेटिक। क्लैरिटी है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें साथ साथ में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फैक्ट है एक, फैक्ट भी नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। वो क्या है कि कहा गया अगर ये कंपाउंड हो जाए जी, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यह है 8 एरोनीन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इट इज 8 एरोनीन। तो यहाँ पे बताओ जरा मुझे कि साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, पर या आपको लगेगा फिर डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी। तो कितने हैं जी, मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डी लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज्ड। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर ये तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है 4n को। अगर n को 2 रख ले जाए तो आप कहेंगे सर तो एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत ये है इसके स्ट्रक्चर में, मुझे इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया गया लेकिन असल में प्लेनर नहीं है। कहा गया प्लेनर क्यों नहीं है, ये प्लेनर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके 8 कार्बन लगे हैं, ये टब शेप्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है ये टब शेप होता है ऐसे, इट इज टब शेप्ड लाइक दिस। जब थोड़ा टब सा दिखाई देता है आपको ऐसे, जो 8 एनोडीन है असल में वो ऐसे दिखाई देती है आपकी। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, ये एंगल स्ट्रेन के कारण होता है आपका, कि एक ही सेम प्लेन में नहीं आ सकते सब के सब कार्बन, कुछ एंगल स्ट्रेन का यहाँ पे डाटा होता है। मैं आपको एंगल स्ट्रेन समझाऊंगा कमिंग लेक्चर्स में कि व्हाट डू मीन बाय एंगल स्ट्रेन, क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो ज्योमेट्री है वो ऐसी नहीं हो पाती, वो टब शेप ले लेती है। तो टब शेप होने की वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है, मतलब आपके जो कार्बन हैं 8 कार्बन, दे ऑल डू नॉट लाइन द सेम प्लेन, दे ऑल नॉट लाइन द सेम प्लेन, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है बच्चे। नॉन प्लेनर कौन, 8 एनोनीन नॉन प्लेनर हो गया क्योंकि टब शेप है, ये टब शेप ज्योमेट्री है इसकी। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से तभी इसका नाम जैसे ही होता है तो ये नॉन एरोमेटिक आ जाएगा बच्चे। ये क्लासिकल एग्जांपल है आपका एक, ये क्लासिकल एग्जांपल है। लगने से देखने को लगता है कि एंटी एरोमेटिक है, बट लेकिन प्लेनर हो जाती है, सॉरी नॉन प्लेनर हो जाता है टब शेप, क्योंकि जो 8 आपके जो 8 कार्बन हैं वो एक ही प्लेन में नहीं आ सकती ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं हम। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे, याद रखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आपका, एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान सुनिएगा। इसको तो आप डायरेक्टली रिमेंबर रखिएगा 8 एनोडीन को, कि 8 एनोडीन इज अ नॉन एरोमेटिक। क्यों, इट इज अ नॉन प्लेनर, इट इज टब शेप्ड है। एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। ये लीजिएगा, ये नेपथलीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये दो बेंजीन रिंग मर्ज नहीं है आपस में, ये अलग है उससे। कहा गया इसके बारे में चेक करो, साइक्लिक है, हाँ जी है, प्लेनर है, यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा, बताऊँ क्यों नहीं। कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये बात हमें दिख रही है कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन है आपकी। ठीक है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल में 10। जो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, डी लोकलाइज्ड
पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 10 है। तो देखने से लगता है कि ये प्लेनर भी होगा। और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर n2 हो जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो ये अरोमेटिक लगता है, पर ये अरोमेटिक नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ना, देखो मैंने आपको बताया था जो कार्बन डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन आपको कुछ ऐसा दिखा, ये वाली कार्बन जो होगी ये यहाँ पे ऐसे बैठी होगी डबल बॉन्ड बना के, है ना। जहाँ से देखना ये इसका एक पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ जी पहले वाले को। मान लो कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये कार्बन, ये नीचे वाली कार्बन बता रहा हूँ जी, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा लाइक दिस, ये फर्दर जाते जाएंगे आपके, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, वो ये हुई है, यहाँ पे एक एच भी तो होगा इसके पास, एक हाइड्रोजन होगा। और हमें पता है, मैंने आपको बताया था sp2 कार्बन मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 मतलब ट्राइओनल प्लेनर बनेगा। ये दो बॉन्ड है, इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे भी आया होगा एच का, लाइक दिस। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है, ये जो कार्बन है ये बहुत क्लोज्ड है, एंगल कितना होता है हमें पता है 120 डिग्री, ये मैं सब समझा चुका हूँ sp2 कार्बन में। ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दो हाइड्रोजन है ना, ये वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे बच्चे तो इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का तो भीड़ भाड़ होगी यहाँ पे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एटम, दूर दूर भागेंगे। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि जो इनमें से कोई एक एच होगा, इट बिकम्स आउट ऑफ द प्लेन। जो रिंग है, रिंग के आउट ऑफ प्लेन मतलब ऊपर या नीचे की तरफ चला जाएगा, समझ आ गया। मतलब या तो ऐसे बाहरी तरफ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, है ना, बाहरी तरफ आ जाएगा, या बैकवर्ड चला जाएगा कोई एक। तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर, ठीक है जी। और आप वैसे देखना चाहते हैं तो ये जो एच होंगे ये बहुत क्लोज होंगे बच्चे यहाँ पे। तो क्लोज होने की वजह से क्या होता है, जो वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम है इट गोज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द रिंग एंड द रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर। याद रखेंगे, रिंग कैसी बन जाएगी, नॉन प्लेनर। जैसे ही रिंग नॉन प्लेनर बनती है तो हमें पता है आंसर क्या आने वाला है, नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। याद रखेंगे क्लासिकल एग्जाम्पल है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये, समझ आ गई, इनको नोट कीजिएगा। ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है 8 एनोलिन था, इसका क्या 10 एनोलिन होगा, 10 एनोलिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चों, समझ आया आपको, अच्छे समझ आया होगा मेरे ख्याल से कि ये जो एच है ये आउट ऑफ प्लेन क्यों है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही प्लेन में आने चाहिए थे, ये एक ही प्लेन में आने चाहिए थे, लेकिन स्टीयरिंग हिंडर्स मतलब एच इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि एक को आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ेगा क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ रही है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है। तो जो एक हाइड्रोजन एटम है इट बिकम्स आउट ऑफ द प्लेन, दोनों भी जाते हैं क्योंकि थोड़ा टिल्टेड एंगल्स पे होंगे ना वो, क्योंकि टिल्टेड एंगल को होने का मतलब क्या हो गया, दे बिकम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द रिंग। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाते हैं बच्चे। चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब हमने ये 3 कंपाउंड पढ़े, है ना, अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक और एंटी अरोमेटिक। इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें भी सिखाऊंगा कि स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, ठीक है। जब हम आप कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, कार्बोनाइल्स की पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। यूज सिंपल है, या ना जो अरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर आपने कहीं उसको देखा कि वो अरोमेटिक है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाए, रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो है अरोमेटिक कंपाउंड, अगर अरोमेटिक है वो। नेक्स्ट कौन है, नॉन अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक, सबसे लास्ट में एंटी अरोमेटिक होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा,
अगर तीनों में कंपैरिजन करना है हमने। फिर उसके बाद आता है कि अगर मान लो कि वहाँ पे हमें अरोमेटिक देखा है या नॉन अरोमेटिक नहीं है, मतलब हम, मैंने आपको बताया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर से मैं समझाया था एग्जांपल्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि कंपाउंड, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, नोट बना लीजिएगा इसके ऊपर। सेकंड पॉइंट ये आता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी में हमें पता है कि मैंने आपको बताया जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी कैसे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट मतलब होता है कि जो एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनकी एनर्जी भी आइडेंटिकल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और अगर वो हैं तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो अरोमेटिक से तो कम होगी, लेकिन सेकंड नंबर पे आते हैं वो। कहने का मतलब हमको ऐसे पढ़ सकते हैं कि पहला अरोमेटिक जो स्टेबल सब्सटेंस हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन आपके कॉन्जुगेट सब्सटेंसेस होंगे, मतलब वो अरोमेटिक नहीं होंगे, दे आर नॉट अरोमेटिक। कॉन्जुगेट का मतलब उनमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, कॉन्जुगेट सब्सटेंसेस होंगे, लेकिन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे दे आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दोबारा बोलता हूँ, मैंने क्या कहा, इसमें अरोमेटिक नहीं होगी, मेरे अरोमेटिक नहीं होंगे, लेकिन दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उनके, तो वो सेकंड नंबर पे आएंगे। सबसे पहले अरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन स्टेबिलिटी इनकी आती है, और थर्ड नंबर पे आती है कॉन्जुगेट सब्सटेंस होते हैं, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट। इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए थे, आपको याद होगा मैंने पायरोल पिरिडिन के ऊपर एग्जांपल कराए थे, वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स थे, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड थे आपके, ठीक है। क्योंकि आपको याद हो पिरिडिन एक अरोमेटिक कंपाउंड है, ये याद रखना। वो तो पायरोल भी है कहेंगे, पर लेकिन पायरोल में फिर क्या हो जाता था, वहाँ पे जो पिरिडिन था उसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाते थे, है ना, याद है आपको, याद है ना। तो वो आपको समझना होगा, वहाँ पे आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट सब्सटेंस होंगे, लेकिन अन इक्विवेलेंट होंगे। कैसे होंगे? अन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रिलेट आपकी जो स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर होता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पहले कर चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा इनके ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। डन, नोट कर लें बात को। चलो जी आगे चलते हैं। मेरे ख्याल आज लोग आज के लिए काफ़ी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ रहूँगा, आपके और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। एक ऑर्डर में कर रहे हैं, याद रखिएगा सब कुछ ऑर्डर में पढ़ें, जैसे मैंने लेक्चर डाले हुए हैं एक ऑर्डर में पढ़िएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और लेकर आइएगा चैनल के ऊपर। मिलते हैं मेरे बच्चों, आपको बाय बाय।